सर आप आयुर्वेद में कैसे आए? वैसे तो पिताश्री आयुर्वेद के बड़े ख्यातनाम वैद्य थे ही, मतलब हर इंसान की एक प्रवेश की कथा होती है, तो आपकी क्या कथा है? पहला क्वेश्चन आज हम ये जानना चाहेंगे। आपके अंदर क्योंकि पिताजी हमारे गए थे, हमारे दादाजी, हमारे और परिवार के लोग तकरीबन 100 वर्षों से आयुर्वेद परिवार में चिकित्सा का संबंध रहा है। पिताजी के साथ हम जब छोटे होते थे, जितने आसपास यहाँ अरावली पर्वत है, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, बल्लभगढ़ के आसपास जड़ी बूटियाँ भी देखने जाते थे। बहुत सुंदर झरने थे, वहाँ पहाड़ थे और वहाँ शिवाजी का बहुत बड़ा वहाँ एक स्रोत भी था, वो भी हम देखने जाते थे। तो हमको बड़ी रुचि होती थी जाके देखने की, जंगल में जाके। इस वजह से आस्ता आस्ता घर में, परिवार में सारा औषधियाँ बनती थी, काढ़े बनते थे, औषधियाँ बनती थी, मरीजों को देखते थे। तो बचपन से ये रुचि बनी कि मुझको भी आयुर्वेद का ध्यान देना है और आयुर्वेद का चिकित्सक करना है, वैद्य करना है। सर दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहेंगे कि आपको आयुर्वेद की परंपरा या मार्ग था? आपके पास पिताश्री पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण एवं नाड़ी ज्ञान विशेषज्ञ गुरुवर त्रिगुणा जी भी आयुर्वेद के बहुत बड़े असामी थे, तो आप पर उनके आयुर्वेद संस्कार कैसे हुए? हेलो, साउंड नहीं आया क्या अभी? हेलो हेलो साउंड का बड़ा अभी भी आवाज़ नहीं जा रही। नेटवर्क काफ़ी कम है, मतलब इधर में सिर्फ 2 या 3। हाँ जी, अभी भी आवाज़ नहीं आई क्या? क्या हो रहा है? या सीधा इस पे स्पीकर पे ऑन कर दूँ क्या इसको? है ना, स्पीकर पे। हाँ स्पीकर। पता नहीं यहाँ पे ना 2 या 3 नेटवर्क आ रहा है वो उसका। हाँ ये पंगा पड़ रहा है एक बार। हो गया सर। वॉइस क्लियर है अभी? सर सीधा स्पीकर से ही आएगा, आप निकाल सकते हैं, वो कोई इशू, वो निकाल सकते हैं। सीधा स्पीकर पे कर दिया मैंने ये। सर वॉइस आ रहा है अभी? वॉइस सर दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको आयुर्वेद की परंपरा या मार्ग था? जैसे कि हम जानते हैं पिताश्री भी पद्म भूषण व पद्म विभूषण एवं नाड़ी ज्ञान विशेषज्ञ थे, तो आयुर्वेद के बहुत बड़े असामी थे, तो आप पर उनके आयुर्वेद संस्कार कैसे आए? देखिए, ये परंपरा भी है और परिवार में भी है। और सारा दिन हमारा जो घर था, हमारी जो चिकित्सालय थी, वो एक तरह से आयुर्वेद में था। और सारा दिन घर में हम देखते थे, औषधियाँ बनती देखते थे, रस औषधियाँ बनते देखते थे, काढ़े बन रहे हैं, आसर बन रहे हैं, चूर्ण मटियाँ बन रही, सब बन रही। ज़्यादातर औषधियाँ पेशेंट्स के लिए, रोगियों के लिए घर में बनाई जाती थी। हम खुद उसमें बनाते थे। तो बचपन से हमको भी आदत थी कि हम उसके साथ लगे और हम औषधियाँ भी बनाते थे। औषधियों के साथ साथ में काष्ठ औषधियाँ भी बनाते थे और इससे हमको रुचि बनी। और यही एक कारण था जिससे आयुर्वेद की चिकित्सा में गए और पिताजी के साथ चिकित्सा। सर तीसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहूँगा, आप पढ़ते समय आयुर्वेद को किस नज़र से देखते थे? उस समय की कोई याद आप बताना चाहेंगे? देखिए, स्कूल से पढ़ने के बाद सीधा हम दिल्ली के जो आयुर्वेद और तिब्बिया कॉलेज है वहाँ जाके एडमिशन लिया
और मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त जो वातावरण था वो बहुत आयुर्वेदमय नहीं था। ज़्यादातर जो हमारे जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होते थे, जो हमारे विद्यार्थी थे, जो हमारे सहपाठी थे, उन सब की रुचि डॉक्टर्स बनने में थी, यानी एलोपैथिक ज्ञान लेना या उसकी चिकित्सा करना या सिर्फ उसी की चिकित्सा करना। आयुर्वेद का रुचि उनकी बहुत कम थी। लेकिन क्योंकि हमारी रुचि आयुर्वेद में थी और पिताजी के साथ सलाह देना, हम चिकित्सा की दृष्टि से हमको देखते थे, मरीजों को, सबको, तो मेरा अपना रुचि ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ थी। हम कॉलेज में भी प्रयास करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुरुओं से आयुर्वेद की चिकित्सा लें, और यही एक विशेष बात थी। हमने कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आयुर्वेद का ज्ञान लिया, आयुर्वेद की, और प्रयास किया कि जितना भी हम सीख पाए वहाँ पे। सर, अगला प्रश्न ये रहेगा कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे गुरु का हाथ होता है, तो आपके गुरुवर्य कौन थे? उनके साथ आयुर्वेद सीखते हुए आप कुछ अनुभवों को हमारे बारे में बताना चाहेंगे? मतलब उस समय की कोई यादें या फिर कुछ संघर्ष से रिलेटेड कुछ। देखिए, गुरुवर तो मैं कहूँगा कि मेरे पूज्य पिताजी वही गुरु थे। आयुर्वेद की एक तरह से शिक्षा दीक्षा सब उन्हीं से ली। कॉलेज में एडमिशन लिया, पास किया वहाँ से। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि उस वक्त शायद इतना आयुर्वेद का ज्ञान कॉलेज में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, और ना उस वक्त ज़्यादा ना लोगों को रुचि होती थी पढ़ाने बच्चों की। लेकिन जितनी भी दीक्षा ली, जितनी भी शिक्षा की, विशेष करके वो सब पिताजी से गुरुवत, और उन्हीं से सारा हमने ज्ञान आयुर्वेद का सीखा। चाहे वो नाड़ी विज्ञान की बात थी, चाहे वो आयुर्वेद की चिकित्सा की बात थी या शास्त्र की बात, सब कुछ उन्हीं से सारा दिन सुबह से लेकर रात तक चिकित्सा में उनके साथ बैठते थे। बनती थी हमारी अपनी निजी चिकित्सालय में, उसका ज्ञान लेना उनसे, फिर उनके साथ उसमें जंगल में जाना, ताज़ी जड़ी बूटियाँ लानी उनके साथ, और फिर उनसे दवाइयाँ औषधियाँ बनानी। ये सब सालों साल, 20-30 साल, 40 साल उनके साथ लगातार जब काम किया, तब जाके आदमी को आस्ता आस्ता आदमी को ज्ञान प्राप्त होता है। सर, अगला प्रश्न ये रहेगा कि वैद्यराज जी त्रिगुणा यानी आयुर्वेद, ऐसा एक अनुवाद मैंने सुना था, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, पूज्य पिताजी बहुत मेहनत की। दिल्ली के अंदर पहले वो 35-36 से लेकर 3-4 साल दिल्ली में पढ़े, बनौरीलाल और जो विद्यालय था पुरानी दिल्ली में। उसके बाद फिर वो 40 से 50 तक अपने गांव पंजाब में बड़ा फील्ड में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने चिकित्सा की और देश के फ्रीडम मूवमेंट में भी थे। 50 में वो फिर दिल्ली आए और उन्होंने आके अपनी चिकित्सा शुरू की और बहुत मेहनत की चिकित्सा की दृष्टि से। सारा दिन पहले पेशेंट्स भी देखने, पहले शुरू में अकेले थे, फिर जड़ी बूटियाँ लेके आनी, फिर साथ में उन्होंने अपने फिर सहायक भी रखे। इस प्रकार चिकित्सा को उन्होंने आयुर्वेद की दृष्टि से दिल्ली में और पूरे देश में उन्होंने आयुर्वेद को एक ऐसी ऊंचाई पर लेके गए जिससे कि आज पूरी दुनिया, आज पूरे विश्व में भी कहीं जाएंगे आप तो डॉक्टर त्रिगुणा के नाम से शायद ही ऐसा कोई देश हो जहाँ लोग ना जानते। पूरे विश्व में आयुर्वेद को लेके गए, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई भी कंट्री, 70-80 देशों में। इसलिए त्रिगुणा जी ने विशेष करके पूज्य महर्षि जी के साथ मिलकर आयुर्वेद को एक ऐसी ऊंचाइयों में, ऐसे विश्व में लेके गए जहाँ के लोग जानते नहीं थे। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देश और पूरे विश्व के लिए। सर, ऐसा सुना है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन से आप कई वर्षों से जुड़े हैं, बल्कि आपकी वो श्वास है, लेकिन सम्मेलन से कुछ जुड़ी यादें आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, आयुर्वेद महासम्मेलन सबसे प्राचीन आयुर्वेद की संस्था है, जो NGO है। 1907 में नासिक में त्र्यंबकेश्वर में इसकी स्थापना हुई। शंकर जी पदा जी ने इसकी स्थापना की। उससे पहले भी संस्थाएं चलती थी, लेकिन विधिवत इसकी जो स्थापना हुई वहाँ महाराष्ट्र में, नासिक में
त्र्यंबकेश्वर में हुई। मैं उनको नमन करता हूँ शंकर देव पटेल जी को अध्यक्ष के नाते भी। उसके बाद में लंबी जर्नी चली। पंडित शिव शर्मा जी हमारे थे, लगातार कई वर्ष तक अध्यक्ष रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और महासम्मेलन को काफ़ी आगे बढ़ाया। उसके बाद में एक ऐसा स्वर्णिम काल शुरू हुआ 1983 में, पिताजी इसके अध्यक्ष बने, जिसका कि उद्घाटन दिल्ली के श्री फोर्ट में हुआ। तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह, गृह मंत्री श्री पी.सी. सेठी जी, स्वास्थ्य मंत्री शंकरानंद जी और अनेक मंत्री और नेताओं ने उसमें हिस्सा लिया और बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक फंक्शन था, जिसमें कि पिताजी वहाँ अध्यक्ष बने। और फिर 86 में फिर दोबारा वो अध्यक्ष बने, जिसका कि हरिद्वार में हुआ, हेल्थ मिनिस्टर होती थी। 89 में हमने एक फंक्शन किया था कुरुक्षेत्र में, जिसमें कि तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रधान वो आए थे, जहाँ की आचार्य श्री राम शर्मा जी वहाँ अध्यक्ष चुने गए थे, अध्यक्ष बने थे और वहाँ उन्होंने स्थान ग्रहण किया था। तो ये लंबी इसकी है कि आज तकरीबन 114-15 साल हो गए हैं इसको महासम्मेलन को बने हुए। और मैं महासम्मेलन से तकरीबन जब से कॉलेज से पास हुआ 74-75 से मेरे इंद्रप्रस्थी वैद्य सभा के साथ और फिर महासम्मेलन के साथ जुड़ा। 1994 में जब हमने महासम्मेलन का एक फंक्शन नागपुर में किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी को हमने वहाँ आमंत्रित किया था। तब देश के अनेक हमारे हेल्थ मिनिस्टर अपने शरद पवार जी जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे और बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ हुआ था और शांघानी जी उसमें हमारे अध्यक्ष चुने गए थे और मैं वहाँ पर महासम्मेलन का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था, चुना गया था। वहाँ से मेरी महासम्मेलन के साथ एक्टिवली काम शुरू हुआ 94 से, जो अभी तक जारी है। धन्यवाद सर। आप आयुर्वेद के विभिन्न राष्ट्रीय स्तरीय संस्कारी संगठनों से जुड़े हुए हैं। कई संगठनों के आप अध्यक्ष भी हैं या मानद सदस्य हैं। संगठनों से कुछ जुड़े प्रसंग आप बताना चाहेंगे हमें? देखिए, बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारे संगठन हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे CCIM है, स्थापना एक तरह से महासम्मेलन ने कराई। पंडित श्री शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष होते थे महासम्मेलन के, उनके प्रयासों से वो CCIM के पहले अध्यक्ष थे और पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने प्रस्ताव को पार्लियामेंट में रखा। इस प्रकार ये महासम्मेलन के प्रयासों से CCIM की स्थापना हुई और उसके बाद में महासम्मेलन के प्रयासों से, क्योंकि CCIM से पहले भी सम्मेलन के विंग थी विद्यापीठ, निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ। उन्होंने तकरीबन 100 वर्षों से ज़्यादा आयुर्वेद को पूरे देश के अंदर अपने विद्यालयों के थ्रू हजारों हमारे वैद्य लोगों को बनाया और शिक्षा दी। लेकिन जब CCIM की स्थापना हुई तब हमने विद्यापीठ को बंद करके और जो CCIM का कोर्स था वही कॉलेजों में उसको मान्यता मिली। इस प्रकार के बाद या 74-75 के बाद ये फिर हमारी निखिल भारतीय विद्यापीठ हमने बंद की और CCIM का जो कोर्स था, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। RAS है, उसकी स्थापना शायद 1978 में हुई। उसका वो भी महासम्मेलन के प्रयासों से हुई। जब हमारे राजनेन्द्र जी हेल्थ मिनिस्टर होते थे तब पूज्य पिताजी ने रिसर्च की एक अच्छी काउंसिल होनी चाहिए, तब उन्होंने रिसर्च CCIS की स्थापना की और उस गवर्निंग बॉडी के वो पहले अध्यक्ष थे, जिसके कि माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं वो होते हैं। तो ये महासम्मेलन का निरंतर प्रयास रहा कि हम जो हमारी शिक्षा संस्थान हैं, जो हमारी रिसर्च संस्थान है, देश के अंदर पूरे विश्व के अंदर बढ़ाएं और ये महासम्मेलन का इस देश में आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर। अब माय फेवरेट राउंड स्टार्ट करते हैं सर। उसमें आपके मन में जो सबसे पहला उसके बारे में वर्ड आएगा वो थोड़ा विस्तृत विवेचन आप कीजिएगा। एकल द्रव्य। एकल द्रव्य हरित की। हरित की क्यों, थोड़ा आप विस्तृत? देखिए, हरित की जो है
अब उसमें आम शब्द है कि ऐसे ऐसे वैद्य हुए सिर्फ एकल द्रव्य से भी चिकित्सा करते थे। लखनऊ में बड़े प्रसिद्ध वैद्य हुए त्रिफला, वो उसने त्रिफला से चिकित्सा करते थे, कभी त्रिफला से, कभी हरीतकी से, कभी भेड़, कभी आंवला से। तो हरीतकी एक ऐसी द्रव्य है जिसको कि आम कहावत है कि माँ कुपित हो सकती है लेकिन हरीतकी कभी कुपित नहीं होती। तो हरीतकी के बहुत गुण हैं। हरीतकी बहुत किस्म की होती थी। आम जो चिकित्सा में करते हैं, छोटी हरड़ है, बड़ी हरड़ है, जंग हरड़ है, लेकिन जब समय में ऐसा समय था कि इस प्रकार की हरीतकी होती थी कि आप हरीतकी के पेड़ के नीचे निकल जाएं आपका पेट साफ हो जाता था। आप हाथ में हरीतकी लेते थे तो आपको पेट साफ होता था। वो सब लुप्त भी हो गई हैं और हम प्रयास कर रहे हैं CCRS के माध्यम से कि इन सबको द्वारा देखा जाए। लेकिन हरीतकी के बहुत गुण हैं पेट के लिए, कोष्ठबद्धता के लिए, लिवर के लिए। ऐसी बहुत अच्छी औषधि है ये, ऐसा एक द्रव्य जिससे कि हम सर रसकल्प में रोगवर्धनी एक ऐसी दिव्य औषधि है जो रस भी है, बटी भी है, गुटिका भी है, इसके अंदर कुटकी प्रधान है। बहुत ही अच्छी दिव्य औषधि है। इसका प्रभाव हमने इतनी सारी बीमारियों में देखा है, चाहे वो लिवर की बीमारियां हैं, स्प्लीन की बीमारियां हैं, अपनी यकृत की हैं, प्लीहा की हैं, बहुत सारे लोगों में, शोथ में, पेट में, उदर के लिए, लिवर के लिए। तो इसलिए बहुत ही अच्छी दिव्य औषधि है आयुर्वेद की ये। और मैं मानूंगा कि इसका अच्छी औषधि अगर ये आरोग्यवर्धनी बनी होती है, इसमें जो ताम्र भस्म होती है अगर वो ठीक बनी हो, कई दफ़ा उससे लोगों को उल्टी भी आ जाती है, तो उसको अगर हमारी अच्छी बनी हो और अच्छा आरोग्यवर्धनी का तो बहुत उच्च कोटि का योग है और एक अच्छा रसकल्प है इसकी कि हम चिकित्सा में बहुत उपयोग करते हैं। धन्यवाद सर। पंचकर्म सर, पंचकर्म तो आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर भी है। अब उसके अगर एक कर्म की बात की तो बस्ती तो मैं मानूंगा कि रामदास जी हमारे गुरु भी हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं पंचकर्म के। और बहुत बड़े बड़े विद्वान, मुझे याद है कि पंचकर्म के लिए हमने तो गुजरात के वैद्य थे गुरु, हमने उनको गुरु भी बनाया था। क्या नाम था उनका गुजरात वाले? तपन सर हैं? तपन सर नहीं, जो उनकी किताब का पंचकर्म का गोप्ते सर नहीं, बहुत मशहूर वैद्य थे पंचकर्म के ना, अपने अहमदाबाद में थे। ठीक है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उन्होंने पंचकर्म को पूरे देश में, पूरे विश्व में लेके गए। तो बस्ती एक उसका पंचकर्म में से एक ऐसा है वो है जिससे बहुत सारी बीमारियों को कर सकती हैं। लेकिन बस्ती में अगर आदमी दे तो जो चिकित्सक है वो बिल्कुल ठीक समझ के दे, उससे शुद्धि भी होती है, कोष्ठबद्धता ठीक होती है। ऐसी बीमारियां जो कई दफ़ा औषधि से ठीक नहीं होती वो बस्ती से और पंचकर्म से ठीक होती है। धन्यवाद सर। व्याधि से आप क्या लेंगे? ज्वर जो है सबसे पहले मैं तो कहूँगा व्याधियों में है ज्वर है। और आजकल कोविड में भी ये बीमारी चल भी रही है कि ज्वर है, खांसी है, कफ है। तो ज्वर के हमको विशेष अध्ययन करना चाहिए ज्वर की चिकित्सा में। और हमारा जो पहला भी आप देखेंगे शुरू में जो हमारा चाणक्य में देखेंगे उसमें देखेंगे तो ज्वर का उसमें विशेष स्थान दिया गया है। तो हम चिकित्सक के नाते हमको ज्वर में विशेष करके देखना चाहिए। सर पेशेंट को आप किस उससे देखते हैं? अगर पेशेंट आता है तो पहले आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते नाड़ी परीक्षण,
देखिए, मैं इसमें नाड़ी परीक्षा की बात करता जी, जब 1950 में यहाँ आए, हालांकि नाड़ी परीक्षा आयुर्वेद में कहीं वर्णित नहीं है ना, कोई ग्रंथ इतने हैं, रावण के ग्रंथ है और एक दो हैं जिन्होंने लिखे हैं, लेकिन कई शास्त्र में नाड़ी परीक्षा का कोई वर्णन नहीं है। कहावत यह है कि पिताजी ने जैसे एक वृद्ध महिला से कहा कि, या जो भी थी उनसे कहा कि अपना पेट दिखाएं, तो महिला ने कहा पिताजी को कि पेट तो दाढ़ियाँ देखा करती हैं, वैद्य लोग तो नाड़ी देखते हैं। तब से पिताजी ने फिर नाड़ी का परीक्षण शुरू किया, और वैद्य सत्यनारायण शास्त्री होते थे बनारस में, बहुत नाड़ी के विशेषज्ञ थे, उनके पास भी देखने गए कैसे देखते हैं, और फिर उन्होंने आस्ता आस्ता नाड़ी का अभ्यास किया, और नाड़ी अभ्यास से आती है। तो मेरा ये अपने मानना है कि जब पेशेंट की बात है तो के नाते आपको नाड़ी जरूर देखनी चाहिए, और उसका अभ्यास करें निरंतर। जब अभ्यास करते हैं तो आपको नाड़ी का ज्ञान होता है। आप अपनी नाड़ी देखें, अपने परिवार की नाड़ी देखें, और इस प्रकार आप आस्ता आस्ता जब व्यक्ति की नाड़ी देखते हैं मरीजों की, तो उससे आपको नाड़ी का अभ्यास होगा, और आपका एक स्थान बनेगा एक नाड़ी वैद्य के रूप में, एक अच्छे चिकित्सक के रूप। सर, अब जो नेक्स्ट राउंड रहेगा वो रैपिड फायर राउंड रहेगा, मतलब आपके मन में आने वाला पहला शब्द या वाक्य उससे संबंधित। सो चरक। देखिए, चरक वैसे, लेकिन चरक एक संप्रदाय है, चरक एक व्यक्ति नहीं है। चरक भी कहते हैं, चरक को जो योग के गुरु हैं उनको वो भी बोलते हैं, अपने पतंजलि भी बोलते हैं, और समय समय पे जैसे दृढ़ बल हुए, सब लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखी। तो चरक जो है एक संहिता है, चरक एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक संप्रदाय है। चरक एक ऋषि हुए, चरक जो घूमते घूमते उन दोनों में राजा कनिष्क के काबुल में जा। चरक संहिता भी है जो हमारी काय चिकित्सा का ग्रंथ है, सबसे अच्छा ग्रंथ माना गया। तो चरक एक संप्रदाय है, चरक एक संहिता है। दिनचर्या से आप शब्द कह सकते हैं ब्रह्ममुहूर्त। ब्रह्ममुहूर्त सबसे अच्छा दिनचर्या। ब्रह्ममुहूर्त में आप उठेंगे तो आपका दिन पूरा ठीक जाता है। लेकिन ब्रह्ममुहूर्त में उठने के लिए आपको रात्रि को जल्दी सोना पड़ेगा। तो हमारा जो आयुर्वेद के जो स्वास्थ्य के जो हमारे नियम है उनका पालन करेंगे, तब आप ब्रह्ममुहूर्त में उठ सकते हैं। लक्ष्य, एम। लक्ष्य से आपका क्या मतलब है? जी सर। लक्ष्य देखिए हमारा ये है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। अपने व्यक्ति की रक्षा करनी है, उसके स्वास्थ्य की, और जो रुग्ण है उसकी चिकित्सा करनी है। तो मेरा ये अपने मानना है कि लक्ष्य तो यही है हमारा कि जो व्यक्ति हमारे पास आए उसको हम रुग्ण की चिकित्सा करें, और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखें ताकि वो स्वस्थ रहे, उसको औषधि की जरूरत ना पड़े। यही एक उसका मतलब है लक्ष्य का। अगला पंचकर्म। पंचकर्म पहले शब्द आया है, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा पंचकर्म से एक विशेष इसका जो उपयोग है, शरीर की शुद्धि करना, शरीर की इम्यूनिटी बनाना, प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी। तो पंचकर्म से हमारा चाहे वो वमन है, विरेचन है, नस्य है, बस्ती है, शिरोधारा है, पूर्व कर्म है, इसके वमन जो है शरीर के, तो इसकी इम्यूनिटी को बनाने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, ये पंचकर्म से। आयुर्वेद जीवन शैली है। मैं तो ये कहूँगा कि आयुर्वेद जीवन शैली, हम उसको जीवन शैली के रूप में आयुर्वेद में जीना चाहिए। जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। तो हमको जो इस शरीर जो है, हमको इस शरीर की रक्षा करनी है। चरक ने कहा कि ये जो शरीर है ये 100 वर्ष के लिए बना है। 100 वर्ष निरोग शरीर बगैर बीमारी के हम किस प्रकार जिए, ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। यही आयुर्वेद है, और इसी को मेरा अपना मानना है कि अगर हम जीवन शैली को मानेंगे तो यही आयुर्वेद की जीवन शैली। धन्यवाद सर। आप इसमें ये भी कह सकते हैं, सारा विश्व जो है वो हमारी अपनी एक फैमिली है। तो हमको पूरे विश्व को, आयुर्वेद को देखना है, खाली भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व। जब हम पूरे विश्व को देखते हैं तो
वसुधैव कुटुंबकम की हमारा का स्लोगन भी है कि पूरा विश्व हमारा अपना अपना घर है, पूरा विश्व वसुधैव है। तो हमको आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते, ना कि भारतवर्ष लेकिन पूरे विश्व को हमको आयुर्वेद जीवन शैली को बताना है, इस प्रकार हम स्वस्थ हैं। धन्यवाद सर। कि शादी के बारे में कुछ कैसे तय, मैम का क्या योगदान रहा आपके आयुर्वेद जीवन में? देखिए, शादी तो हुए अब 45 साल हो गए, और उन दिनों में हमारे जो परिवार हैं वो कंजर्वेटिव थे। ऐसा शादी से पहले परिवार के जो घर के हमारे लोग थे वही रिश्ता तय करते थे, और इसी प्रकार शादी होती थी। और एक बड़ा, क्योंकि शादी जो होती है दो परिवारों का मिलन भी है, दो परिवार आपस में समाज में मिलते हैं, उनकी प्रतिष्ठा होती है। पत्नी का जो हमारे से संबंध हुआ, दो परिवारों का संबंध था। उनका विशेष मेरे जीवन में योगदान, जीवन में प्रभाव, आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए उनका बहुत योगदान। आज भी चिकित्सा में वो यहाँ पूरा मैनेज करती हैं, पूरी चिकित्सालय को देखती भी हैं। आपका लगभग पूरा परिवार आयुर्वेद शास्त्र के सेवा में जुटा है, उसके बारे में कुछ कैसा महसूस करते हैं आप इस बारे में? देखिए, महसूस करना नहीं है तो एक आयुर्वेद के लिए तो हमारा पूरा जीवन ही है। इसको हमने ध्येय बनाया अपने जीवन का कि आयुर्वेद को चिकित्सा के माध्यम से अपने देश में, पूरे विश्व में ले। इसीलिए हम दिन रात लगे रहते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, ताकि जो व्यक्ति हमारे पास आए, सुबह हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जब भगवान से कुछ भी मांगते हैं, कि जो भी रोगी हमारे पास आए उसको भगवान से ठीक होकर जाए, उसको हमको यश मिले, उसका रोग ठीक हो, वो निरोग होकर जाए। उससे हमको सब कुछ मिलता है, यश मिलता है, धन मिलेगा, आपको सब कुछ मिलता है। तो व्यक्ति को सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी रोगी हम आए, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, हम उस व्यक्ति को ठीक कर पाएँ, उस रोग को ठीक, ताकि हम यश के भागी हों। धन्यवाद सर। आयुर्वेद पद्धति में आपके मुताबिक क्या क्या बदलाव आने चाहिए? देखिए, शिक्षा पद्धति में निरंतर, एक पीछे ऐसा समय था कि जब आयुर्वेद में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें ज़्यादातर एलोपैथी का ज्ञान, मॉडर्न का ज्ञान बहुत ज़्यादा था। कई दफ़ा CCM के अंदर विरोध भी किया, बात भी रखी, उसको कुछ चेंजेस भी किए, कुछ हुए भी हैं। लेकिन मेरा अभी भी मानना है, क्योंकि ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं उनका विचार जो होता है वही होता है कि हमको सिर्फ एलोपैथिक चिकित्सा करनी है। लेकिन मुझे अब खुशी है कि अब CCM डिज़ॉल्व हो गई है, नई CCM की गवर्निंग बॉडी बनी है। उसके अध्यक्ष, जो पहले अध्यक्ष थे जयंत पुजारी जी, बड़े अच्छे, बहुत विद्वान हैं, हमारे RAD के गुरु भी हैं। मैंने उनसे चर्चा भी की है कि अब आप आयुर्वेद के कोर्स, आयुर्वेद हो, यूनानी हो या सिद्ध हो, उसके कोर्स को एक पूर्ण रूप से आप शुद्ध आयुर्वेद का कोर्स बनाएं। ज्ञान उसमें आप पूरा निदान की दृष्टि से पूरा ज्ञान दें, जितने भी चाहे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स का ज्ञान दे सकते हैं सारा दें, क्योंकि वो आयुर्वेद का एक पार्ट है। आयुर्वेद पूर्ण ज्ञान है, और विज्ञान जो है, विज्ञान की तो परिभाषा बदलती रहती है, लेकिन हमको उस विज्ञान की ज़रूरत है। चाहे वो एक्सरेज हो, चाहे वो MRI है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो थर्मामीटर है, सबका हमको ज्ञान की ज़रूरत है, और उसको हम अपनी चिकित्सा में इस्तेमाल करें। लेकिन जो हमारी चिकित्सा हो, उसमें हम चाहते हैं कि हमारा जो वैद्य वो सिर्फ आयुर्वेद की चिकित्सा है। जब मॉडर्न डॉक्टर
आँख का आँख के लिए, कान का कान के लिए, अस्थि का हस्ती के लिए सिर्फ हमको चिकित्सा कर सकते हैं। तो हमारे पास तो आयुर्वेद के पास अथाह है, हम तो इतने सारे रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं कि हमको जरूरत नहीं है उसके लिए। और फिर हर साइंस की लिमिटेशन है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी है, चाहे कोई, तो हमको अपनी चिकित्सा पद्धति में रहते हुए अपनी औषधियों से उसका ज्ञान अर्जित करें। और जो नई औषधियाँ हमारे यहाँ CCI रिसर्च काउंसिल के माध्यम से आई और औषधियाँ आएँ, उसका हम उपयोग करें और चिकित्सक अपनी चिकित्सा के अंदर भी रिसर्च के एंगल से अच्छी नई चिकित्सा करें। धन्यवाद सर। जीवन में आयुर्वेद के जुड़ा आपका सबसे अभिमानास्पद क्षण कौन सा है? बहुत क्षण है हर रोज़, क्योंकि हमको तो हर रोज़ मृत्यु के साथ लड़ना होता है। रोज़ ऐसे मरीज आते हैं कि जिनको हमको पता है कि उनकी लाइफ बहुत कम है। बहुत सारे सैकड़ों केसेस ऐसे होंगे जिनको हमको पता है मृत्यु के साथ लड़ रहे हैं, और हम उसमें जीतते भी हैं, हम उसमें मृत्यु को हराते भी हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस, एक केस मुझे याद है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव थे इंद्रजीत चौधरी, उनको ब्लड कैंसर हुआ था और वो दिल्ली के एम्स में रहे और फिर वो न्यूयॉर्क में 7 महीने रह के आए कैंसर हॉस्पिटल में। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने उनसे कहा कि अब आपकी लाइफ के अभी 1 हफ्ता है, अब ये आपकी मर्जी, आप यहाँ रहें या भारत में जाएं। तो उन्होंने अपना मन बनाया कि वो भारत चलते हैं। जो वो वापस आ रहे थे तो उनको फ्लाइट में किसी ने कहा कि क्या है, और उनका माथा टंका। हमारे अच्छे मित्र भारत के स्वास्थ्य सचिव थे एडिशनल सेक्रेटरी, और वो अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमको दिखाने आए। पिताजी ने उनसे कहा कि ठीक है आपकी अब चिकित्सा शुरू करें। हमने कहा कि आप हर 2 हफ्ते के बाद टेस्ट अपना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से करवाएं। डॉक्टर कुचिपल्ली थी, टेस्ट करते थे। कुछ सहयोग और यश मिलना होता है। उनको जो ब्लड कैंसर था, M4 था शायद, बहुत ऐसा कैंसर है जिसकी चिकित्सा बहुत कम होती है, लेकिन उनके प्लेटलेट काउंट, उनका जो थे उनके वो हर दफ़ा टेस्ट होते थे, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट है या उनका जो सेल ब्लास्ट होते थे वो चेक होता था। और वो 1 से 1.5 महीने में उनकी सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हुई। उन्होंने, और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मुझे उनके बारे में पूछते रहते थे कि उनका क्या हाल है, और मैं उनको तकरीबन जब भी जाता था कि उनको देखने तो उनको बताया करता था उनके बारे में। और आयुर्वेद को यश मिलना था, उनकी चिकित्सा हुई, उन्होंने ज्वाइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो कैबिनेट सेक्रेटरी बने और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वो रिटायर हुए। 2 या 3 साल के बाद उनको फिर निमोनिया हुआ, वो एम्स में एडमिट हुए, वहाँ आयुर्वेद की चिकित्सा बंद कर दी गई। देन 3 साल के बाद जो उनका शरीर पूरा हुआ वो निमोनिया से। मेरा कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे केसेस रोज आते हैं जिससे कि हमको मौत से लड़ना होता है। तो ऐसे हमको बड़ी, और उससे लड़ने में हमको अच्छा लगता है कि हम एक भी व्यक्ति को बचाते हैं तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये बहुत सारे क्षण हैं ऐसे जो रोज़ हमारे उसमें आते हैं। सर इसके ऐसा बहुत सारे हैं रोज, जैसे किडनी के पेशेंट्स आते हैं, ब्लड यूरिया के उसमें बढ़ जाता है तो लोग डायलिसिस पे होते हैं, या कैंसर के पेशेंट्स रोज आते हैं जिनका हम हैं। तो जहाँ ये तो निरंतर, ये तो एक ऐसा है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि हमको चिकित्सक को रोज लड़ना होता है, और ऐसे क्षण बहुत हैं, और हमको अंदर मन में बड़ी वो होती है कि हम व्यक्ति को कुछ आयुर्वेद के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य दे पाते। सर आज के जो जनरेशन है वो विश्व में आयुर्वेद को देखना चाहती है, तो आप इस पर बताना चाहेंगे कि विश्व में आयुर्वेद की स्थिति क्या है? देखिए, विश्व में आयुर्वेद अच्छी है। 78-79 में जब हमने आयुर्वेद का पूरे विश्व में लेके गए, वो महर्षि महेश्वर जी के माध्यम से, मुझे याद है कि महर्षि जी ने कहा पिताजी से कि हम योग आयुर्वेद को ले जाना चाहते हैं। तब दिल्ली के अंदर शंकराचार्य जी को बुला के पारद की पूजा की गई, पारद रसायन दिया गया, और आयुर्वेद को विश्व में लेके गए। और में कौशलवा द्विवेदी जी थे, और वो मैं गुजरात का नाम ले रहा था, उनका नाम कस्तूरे जी। कस्तूरे जी
प्रसिद्ध वैद्य थे पंचकर्म के, हम उनको ले, और भी ऐसे कम से कम 40-50 या हो सकता है 100 से भी ज़्यादा वैद्यों को पूरे विश्व में उनको लेके गए, उनका भ्रमण कराया। वो लोग वहाँ चिकित्सा करते थे, वो लोग वहाँ लेक्चर्स देते थे। तो हमने पिता के साथ शायद कोई ऐसा देश रहा होगा जहाँ नहीं गए, और उसमें आचार्य श्री राम शर्मा बॉम्बे के वो लोग थे, वासुभाई लाटा जी थे, भट्ट जी थे, नरेंद्र भट्ट जी के पिताजी सोमेश्वर भट्ट जी, और अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिनको पूरे विश्व में वो आयुर्वेद के लिए गए, उसकी आयुर्वेद की स्थापना हुई। मुझे याद है कि वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति की जब हमने चिकित्सा की तो प्रभावित हुए। उन्होंने बाकायदा वहाँ के पार्लियामेंट के अंदर आयुर्वेद का बिल पास किया। उस वक्त हमारे भारत सरकार के एडवाइज़र एस के मिश्रा जी वहाँ 3 महीने रहे, उन्होंने बिल बनाया। मैं और गौरीलाल चांदना जी उनके कोषाध्यक्ष भी थे, और वहाँ उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे मॉरिशस। और आज मॉरिशस में आयुर्वेद जो है लीगली वहाँ चिकित्सा कर सकते हैं, वहाँ पर विद्यार्थियाँ पढ़ने। इस प्रकार और बहुत सारे देश हैं, लंका है, श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, इवन यूरोप है, जर्मनी है। इन सब देशों के अंदर आयुर्वेद की चिकित्सा सैकड़ों वहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं। हाँ, अभी कुछ देशों के अंदर आयुर्वेद जो है अभी वहाँ मेडिसिन के रूप में अभी स्थापित नहीं, मंजूरी नहीं है, क्योंकि उनके जो लॉज है। लेकिन आप जाके पढ़ा सकते हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं। एक जो हमारी सिंगल हर्ब्स है वो जा रही हैं, लेकिन अभी वहाँ के रूप में अभी वो मान्यता नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में हमारी चेयर स्थापित हो गई हैं। तो मैं जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, जो यूजी हैं, पीजी हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि आपको बड़ा गर्व होना चाहिए कि आज आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है। आप पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आप आयुर्वेद के लिए जा सकते हैं, वहाँ चिकित्सा भी बहुत सारे देशों में कर सकते हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं, आप आयुर्वेद को बढ़ावा दे सकते हैं। तो आपका भविष्य देश में आयुर्वेद के लिए पूरे विश्व में बहुत उज्जवल है। धन्यवाद सर। वैद्य का जीवन में रुग्ण के प्रति लक्ष्य क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी बीमार आपके पास आता है तो मेरा ये मानना है कि जब रुग्ण व्यक्ति आपके पास आता है, आपको उसको ध्येय ये होना चाहिए कि आपको उसको व्यक्ति को उसकी बीमारी को ठीक करना है। जब आप बीमार व्यक्ति ठीक होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, तो आपको जो धन है वो धन वैसे मिलेगा, आपको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, और धन तो अपने आप मिलेगा। इसलिए विशेष जो आपका जो रुग्ण के प्रति कर्तव्य है कि उसकी बीमारी को ठीक करना, उसका वो स्वस्थ हो। हमें जो भी नए चेयरमैन बने हैं हमारे सेंट्रल काउंसिल के, पुजारी जी से हमने बात की है कि इसमें आयुर्वेद का जो कोर्स हो, आयुर्वेद जो हमको शिक्षा दी जाए यूजी या पीजी में, जब हमारा वहाँ से ग्रेजुएट निकले, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसको इतना ज्ञान हो कि वो मार्केट में जाके जब वो बैठे चिकित्सा के लिए तो आयुर्वेद का पूर्ण ज्ञान हो उसको। वहाँ कॉलेज के अंदर वो उसको अच्छी दीक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, विशेष करके हॉस्पिटल में उसको 2-3 वर्ष लगातार उसको हॉस्पिटल में उसकी ड्यूटी लगनी चाहिए। उसको द्रव्य गुण का, काय चिकित्सा का, इसका बहुत अच्छा ज्ञान हो, तब जाके वो समाज के अंदर जाके अच्छी चिकित्सा कर पाएगा। उसको और अच्छी चिकित्सा कब करेगा? जब उसकी औषधि अच्छी हो। तो मेरा ये भी है, क्योंकि अब बहुत सारे वैद्य लोग अच्छी औषधि खुद नहीं बना पाते, तो जितनी फार्मेसीज़ हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो अच्छी औषधियाँ बनाएं। अच्छी जब औषधियाँ बनेगी तो चिकित्सक को यश मिलेगा, तो क्वालिटी की औषधियाँ लें। बहुत सारी औषधियाँ, जैसे मैंने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर अब जो ओपीएम है, या जिसको क्या बोलते हैं अपना ओपीएम और अफीम, या उसकी औषधियाँ महाराष्ट्र में नहीं मिलती हैं और बहुत सारे प्रदेशों में नहीं मिलती। ये भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपने विभाग में ये औषधि हमारी जान है आयुर्वेद की। बहुत सारी चीज़ें हमको हैं, इसके बहुत सारे योग बनते हैं हमारे रस के,
चाहे वो सबीरगंज केसरी है, अमृतंजन रस है, कर्पूर रस है, जैसे कि पेट की बीमारियों के लिए, दर्दों की बीमारियों के लिए, शूल के लिए, जिसमें इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार कई सारी ऐसी औषधियाँ, जैसे हमको केसर कम मिलता, केसर तो मिल जाता है, कसूरी नहीं मिल रही है, पर ये नहीं हमको मिल रहा है, कई सारी औषधियों की हमको कमी है। तो इन औषधियों को जब हमको अच्छी औषधियाँ मिलती हैं तब उनसे हम अच्छा चिकित्सा कर पाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। क्वेश्चन पूरे को तो मैं जनरल बोलूँगा। बस सर, ये लास्ट तो क्वेश्चन है रखे हैं अभी, तो वो है कि प्रैक्टिस में बढ़ती समस्या को लेकर आयुर्वेद चिकित्सा वैद्य को सलाह देने का, और एक विद्यार्थियों के लिए कोई, तो उसके बाद फिर चालू है ना, इधर से चालू है। सर अगला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आयुर्वेद प्रैक्टिस में बढ़ती समस्या को लेकर आप आयुर्वेद चिकित्सा करने वाले वैद्यों को क्या सलाह दे सकते हैं? आयुर्वेद कि प्रैक्टिस में बढ़ती समस्या को लेकर कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिशनर्स के सामने कुछ समस्याएं आती है, तो उससे क्या सलाह देना चाहेंगे उस पर? देखिए, जो समस्या जो विशेष करके आयुर्वेद की चिकित्सा, एक तो अच्छी औषधियों की, एक अच्छे ज्ञान की। इसका तो हम दो चीज़ प्रयास कर रहे हैं। एक तो CME हमने शुरू की है, तो हमारे महासम्मेलन के भी जो चिकित्सक लोग हैं और टीचर्स लोग हैं उनके लिए CME शुरू की है। वो RAD के माध्यम से भी हो रही है, महासम्मेलन के माध्यम से और अनेक NGOs के माध्यम से। तो हम उसको कंटिन्यूस जो मेडिकल एजुकेशन है वो हमने शुरू, हमारा ज्ञान का वर्धन हो, उत्तरोत्तर उसकी बढ़ोतरी हो, अच्छे जो विद्वान लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, चिकित्सक लोग हैं, उसमें वो अपने लेक्चर्स देते हैं। दूसरा ये औषधियों की, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चिकित्सक वर्ग को कि वो अच्छी से अच्छी औषधियाँ लें, घटी औषधियों का इस्तेमाल ना करें। और फार्मेसी वालों को बोलना चाहूँगा कि औषधि अच्छी बनेगी तो चिकित्सक अच्छा उसका उपयोग करेगा और मरीज को लाभ होगा, आयुर्वेद का नाम होगा, चिकित्सक का नाम होगा, और जो कंपनियां हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसलिए चिकित्सक को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो अच्छा करे, अच्छा ज्ञान दे और अपने एजुकेशन को किसी आयुर्वेद के माध्यम से, CME के माध्यम से अपने ज्ञान का वर्धन करें। सर आयुर्वेद में विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश? विद्यार्थी तो अब रीढ़ है हमारे आयुर्वेद की। जो भी विद्यार्थी अभी चाहे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो UG कर चुके हैं या PG कर रहे हैं या PG कर चुके हैं, और उनको ये बहुत वर्षों से कह रहा हूँ कि हमको पहले तो हमको आप ये अपने मन में बैठाएं कि आप आयुर्वेद के ग्रेजुएट को यश, कीर्ति, धन सब कुछ। और यही मैं बच्चों को कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करें। ज्ञान सारा नहीं आपका, जो भी मॉडर्न ज्ञान है निदान का, लेकिन चिकित्सा के रूप में आप अच्छे चिकित्सक बने, आयुर्वेद के अच्छे टीचर बने, अच्छे रिसर्चर बने, ताकि जो आयुर्वेद है पूरे देश के अंदर, अब आज पूरे विश्व में बड़ी डिमांड है। आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कई दफ़ा आयुर्वेद के बारे में माध्यम से बोल चुके हैं। आज देखिए आयुर्वेद का वैद्य भारत का सचिव हो सकता है, वो IAS की पोस्ट। कभी आपने कल्पना की थी कभी कि आयुर्वेद का वैद्य जो चिकित्सा करते हो, प्रैक्टिस करते हो, और वो
उनको अच्छा चिकित्सा का ज्ञान हो, संहिताओं का ज्ञान हो, ताकि वो अच्छे चिकित्सक बन पाए। धन्यवाद सर। अब सर आप भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पर चाहूँगा महासम्मेलन अध्यक्ष के नाते किस प्रकार मैंने अपनी आयुर्वेद में शुरू किया जर्नी। 1976 में 1974 में जब कॉलेज से पास किया, जैसे हमारे सब लोग हमारे सहपाठी थे, कुछ लोग गवर्नमेंट के जॉब ट्राई कर रहे थे, कुछ अपने सब लोगों ने अपनी एलोपैथी चिकित्सा शुरू कर दी थी। मैं भी दिल्ली के अंदर मेयर थे केदारनाथ साहनी जी, उनके पास गया, हमारे पारिवारिक मित्र थे। मैंने उनसे कहा साहनी जी मैं दिल्ली कॉरपोरेशन में मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ। पहले हंसे, फिर उनका अच्छा शाम को घर पे आऊँगा। और उन्होंने बात की पिताजी से आके, उनको पता नहीं था कि मैं वहाँ के पास गया था। और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे साथ बैठ के चिकित्सा करेंगे। मुझे उस वक्त ये था कि बहुत बड़ी चिकित्सा थी कि आपको बैठना इतना आसान नहीं होगा। अभी कॉलेज से पास करके निकले थे, आयुर्वेद का ज़्यादा ज्ञान में नहीं था, लेकिन संयोग भाग्य, पिताजी के साथ बैठना, चिकित्सा शुरू करने की, उनसे सारा ज्ञान लिया, आस्ता आस्ता ज्ञान। तो ये तो निरंतर प्रयास है कि आप आज तक भी आप ज्ञान ले रहे हैं। तो मैंने उन्हीं के साथ चिकित्सा शुरू की। इमरजेंसी का टाइम आया, जगजीवन राम जी उस वक्त मिनिस्टर थे, बीमार हुए। और पिताजी के साथ पहले दिन मुझे ध्यान है कि उनको जब हम देखने गए तो उस वक्त नहीं लगता था, सीरियस थे, लेकिन उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर करण सिंह, जो आज भी हैं, और प्रकाश शास्त्री बड़े विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कहा पिताजी से कि आपको आयुर्वेद के लिए बाबूजी को आयुर्वेद से जितनी चिकित्सा कर सकते करें। और उसके बाद हमने बाबूजी की चिकित्सा शुरू की, बाबू जगजीवन राम जी की, और हमको यश मिला। 4-5 दिन के बाद उनका स्वास्थ्य ठीक होना शुरू हुआ, उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। और उसके बाद 10 वर्ष जब तक वो रहे, उसके बाद वो देश के उप प्रधानमंत्री बने। जब मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर बने, तो बल्कि निरंतर उनको दिन में 2 दफ़ा देखने जाता। मोरारजी भाई देश के उस वक्त 77 में जब प्रधानमंत्री बने, मुझको प्रधानमंत्री जी का चिकित्सा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनकी चिकित्सा की, उनके बेटे थे कांतिभाई देसाई, उनकी की, फिर प्राइम मिनिस्टर की शुरू की। और उनकी आयुर्वेद में रुचि थी मोरारजी भाई देसाई की। उस वक्त इंद्रप्रस्थी सभा थी, उसके माध्यम से मैंने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया। हमने मानस रोग पर एक सेमिनार किया, जिसमें प्रधानमंत्री आए। बहुत छोटा फंक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें मुश्किल से 200 लोग थे, लेकिन ये चिकित्सा का प्रभाव था कि प्राइम मिनिस्टर उस फंक्शन में आए। उसके बाद ऐसा एक निरंतर कार्यक्रम शुरू हुआ। देश के उस वक्त अनेक केंद्रीय मंत्री, बहुगुणा जी थे, राजा दिनेश सिंह थे, स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र जी थे, चरण सिंह जी थे होम मिनिस्टर, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी PM थे। अनेक लोगों की चिकित्सा हमने चिकित्सक के नाते पिताजी के साथ मैं उनको देखने जाता था घर पे। तो ये एक ऐसा काल था जिससे कि आयुर्वेद का एक युग शुरू हो रहा था। बाद में अनेक उस वक्त एक ऐसा था 83-84 में फिर CCRS की स्थापना हुई, जब ये 78 में हुई। फिर CCM का मैं 84 में शायद मेंबर बना। निरंतर CCM के 30-35 साल मैं मेंबर रहा, उपाध्यक्ष भी रहे, कुछ कमेटियों में भी रहे। ये कैसी बात थी। लेकिन मैं और कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ कि महासम्मेलन के प्रयासों से इस देश के अंदर आयुर्वेद में क्या हुआ। पहले तो CCM महासम्मेलन के प्रयासों से बना, जिसकी की स्थापना हमारे उस वक्त शिव शर्मा जी जो महासम्मेलन के अध्यक्ष थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनकी वजह से बनी। श्री राम शर्मा जी जो बॉम्बे महासम्मेलन के अध्यक्ष थे, बाद में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष हुए, बड़े सफल चिकित्सक, उनका उसमें साफ योगदान था। उसके बाद भी अगर आप देखें महासम्मेलन के प्रयासों से आज इस देश के अंदर जो कुछ आयुर्वेद का आप देखते हैं, विशेष करके सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आयुर्वेद का जो विभाग बना, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, उस वक्त डिपार्टमेंट ऑफ इंटेस्टिनल मेडिसिन था, उसकी स्थापना भी महासम्मेलन के प्रयासों से हुई।
प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और उस वक्त उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रामू दामोदर जी, उनका विशेष सहयोग। तो मैं उनसे निरंतर चर्चा करता रहता था कि हमको अलग से विभाग चाहिए। हम तो असल में डायरेक्टर डीजी की बात करना चाहते थे, और उस वक्त जो हेल्थ सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे या इवन स्वास्थ्य मंत्री थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा विभाग अलग हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उनके जो सचिव थे रामू दामोदर जी के प्रयास से 2 वर्ष लगातार चर्चा करते रहे, बात करते रहे, और एक नागपुर में जब हमने फंक्शन किया तो वहाँ घोषणा की नरसिम्हा राव जी ने, क्यों ना इस विभाग को अलग बना दिया जाए। 94 के एंड में या 95 के शुरू में इसके की प्रथम जो सेक्रेटरी थे वो हमारे जो एक सचिव बने, जिनको प्रधानमंत्री जी ने नियुक्त किया, पहले सेक्रेटरी थे वो। उसके बाद में और सेक्रेटरीज आते रहे। ये एक महासम्मेलन का सबसे बड़ा योगदान उस वक्त था जब मैं महासम्मेलन का जनरल सेक्रेटरी था, और तब हमें प्रधानमंत्री, ये सब चिकित्सा का प्रभाव था, चिकित्सक की वजह से, तो ये वजह से हुआ। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी उस वक्त हमारी वो एडवोकेसी करते थे पार्लियामेंट में ये विभाग बनाने के लिए। फिर अटल जी प्राइम मिनिस्टर बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने हमारा बजट बढ़ाया। मैंने उनसे कई विषयों में चर्चा की। एक दफ़ा हमने उनसे कहा कि हमारा ऑल इंडिया एक हमको एम्स के जैसा हमको आयुर्वेद के अंदर, दिल्ली के अंदर एम्स चाहिए, ताकि दुनिया के जितने लोग भी देश में आते हैं उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हर धन्वंतरी जयंती पे हम प्रधानमंत्री के निवास पे हर वर्ष धन्वंतरी जयंती को मैं वैद्य लोगों को लेके जाते थे वहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ, राष्ट्रपति के यहाँ, उपराष्ट्रपति के, हर वर्ष ऐसा। और ये कार्यक्रम लगातार 10-12 साल चला। एक धन्वंतरी जयंती में प्रधानमंत्री जी से मैंने लगातार जब चर्चा की, उन्होंने घोषणा की कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना दिल्ली के अंदर हो, और उसी का ये फल था कि हमको ये आज आयुर्वेद जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बना है, ये निरंतर प्रयासों से ये बना। फिर हमारा जो विभाग का नाम था इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था एंड होम्योपैथी। मैं प्रधानमंत्री जी से कई दफ़ा चर्चा की, इसमें आयुर्वेद का नाम ही नहीं है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो पीएम ने कहा ये बात तो ठीक है, इसमें आयुर्वेद का नाम नहीं। तब हमने सुषमा स्वराज हमारी हेल्थ मिनिस्टर होती थी, हमने उनके साथ चर्चा करके जब नाम जोड़ना शुरू किया तो आयुष शब्द बना, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, और बड़ा सुंदर शब्द बना। तब सुषमा जी ने इस प्रस्ताव को भेजा और मैंने प्रधानमंत्री से चर्चा की, तो इस विभाग का नाम आयुष कर दिया गया। जिस तरह की बाद में तो और दूसरे स्वास्थ्य मंत्री आए, उन्होंने कोशिश की थी कि इसका नाम का फिर बदल दिया जाए, लेकिन तब हमने फिर प्रधानमंत्री से चर्चा की और उस नाम को फिर नहीं हटाया गया। ऐसा संभव हो पाया। फिर मैं प्रधानमंत्री से चर्चा करता रहता था कि अटल जी से विशेष करके कि दुनिया के हमारे कई सारे बोर्ड हैं, कॉफ़ी बोर्ड है, लेकिन हमारे मेडिसिन प्लांट्स की बहुत कमी होती है, तो इस प्रकार क्यों ना एक मेडिसिन प्लांट बोर्ड बनाया जाए। और वो सुनते रहते थे। एक धन्वंतरी जयंती पे उन्होंने घोषणा की कि मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना होगी। हमारी सेक्रेटरी शैलजा चंद्रा होती थी, और तब उन्होंने इस पर प्रयास किया और मेडिसिन प्लांट बोर्ड की स्थापना ये भी महासम्मेलन के प्रयासों से हुई। तो विभाग का बनना, हमारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनना, मेडिसिन प्लांट बोर्ड बनना, ये सब महासम्मेलन के प्रयासों से हुआ। उसके बाद में अगर आप देखें महासम्मेलन के प्रयासों से जो कुछ आज संभव हो पाया, हमने WHO में, जिनेवा में, हम पहले 8-10 साल लगातार महर्षि जी के प्रयास से जाते थे। तब मैंने मंत्री से, हमारी सेक्रेटरी से चर्चा की कि WHO में हमारा वहाँ कुछ नहीं है। तब शैलजा जी ने पहली दफ़ा हमने वहाँ गए, वहाँ जाके योग का, आयुर्वेद के एग्जीबिशन लगाई, डेमोन्स्ट्रेशन किया, नाड़ी परीक्षा की, सैकड़ों लोगों को देखा, 15-20 हेल्थ मिनिस्टर्स को उनको देखा, उनको डिनर्स थे, शैलजा जी थी, उसके बाद मालती सेना जी थे, शेखर दत्त जी थे, ये सारे जो हमारे सचिव थे उन सबको हम सुषमा स्वराज जी के साथ गए, हेल्थ मिनिस्टर के साथ, CP ठाकुर जी के साथ। ये सब महासम्मेलन के प्रयासों से हम आयुर्वेद को WHO में, जिनेवा में लेके गए। यह भी उन्हीं के प्रयास से संभव हो पाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे महासम्मेलन का प्रयास, तो आज दिल्ली के अंदर एक
90 एकड़ में शायद दिल्ली देश का शायद सबसे बड़ा कॉलेज और हॉस्पिटल है डाबर खेड़ा डाबर में। यह भी महासम्मेलन के प्रयास से हो पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना जी, उनसे मैंने चर्चा की कि दिल्ली के अंदर 6 आयुर्वेद के हॉस्पिटल होते थे, लेकिन कॉलेज होते थे, लेकिन अब एक ही रह गया, आर तिबिया कॉलेज। उन्होंने फिर घोषणा की एक धन्वंतरी जयंती पे कि दिल्ली के अंदर एक और आयुर्वेद का कॉलेज खोला जाएगा। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री आए, तो उन्होंने वो 90 एकड़ जगह दी। हालांकि वो काफ़ी अंदर थी नजफगढ़ के अंदर, और जब मैं उनके साथ देखने गया शुरू में, तो वहाँ बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी और कुछ नज़र नहीं आ रहा था जगह का। तब उन्होंने कहा कि वैद्य जी ये जगह ले लो, फिर ये भी नहीं मिलेगी, और ये जगह मिली हमको। लेकिन उसके बाद में सरकार बदल गई और शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। वो 15 वर्ष मुख्यमंत्री बनी, 15 वर्ष रही और बड़ी आयुर्वेद में उनकी निष्ठा थी। लेकिन पहले 5 वर्ष कुछ नहीं हुआ, ना किसी को याद रहा, लोग सोचे कि वो ख़त्म हो गया ये बिल्कुल। फिर मैंने उनसे चर्चा की कि हमारा एक ये काम है। उन्होंने मीटिंग बुलाई, मैं उसमें गया। उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रघुनाथन जी, उनसे उन्होंने कहा, हमारे मैं उन्होंने उनकी चिकित्सा की, रघुनाथन जी की सीएम की तो करते ही थे। फिर वो बाद में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हुए, तब ये जो सफल हो पाया। और दिल्ली के अंदर एक इतना अच्छा, आज 1500-2000 मरीज वहाँ देखे जाते हैं, बड़ी अच्छी वहाँ OPD चल रही है। वहाँ जितने भी जिन लोगों को लिया गया, वो बहुत जो फैकल्टी ली गई, बहुत अच्छी फैकल्टी ली गई। और देखिए, शायद देश के अंदर एक ही कॉलेज है जिसका कि उद्घाटन देश के राष्ट्रपति ने किया। प्रतिभा पाटिल जी, जिस दिन उन्होंने रिटायर होना था 7 जुलाई को, 6 जुलाई को एक दिन पहले वहाँ स्पेशली वहाँ आई और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। ये बड़े गौरव की बात थी। तो ये सब महासम्मेलन का प्रयास से हुआ। कॉलेज का बनना, कॉलेज का उद्घाटन कराना, ये सब महासम्मेलन की देन थी। उसके बाद में मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमने जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आयुर्वेद में, योग में बहुत रुचि, 2014 में जब अभी वो चीफ मिनिस्टर थे, मेरा उनसे चीफ मिनिस्टर जो थे उससे पहले भी चिकित्सक के नाते भी वैसे भी संबंध है। और बहुत उन्होंने दिल से देश के लिए, पूरे विश्व के लिए आयुर्वेद योग के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत दिल का आभारी भी हूँ। हमने उनसे 2014 में जब अहमदाबाद में गांधीनगर में बहुत बड़ा फंक्शन आयुर्वेद का हुआ था, जिसमें 10,000 वैद्य इकट्ठे हुए थे, मैंने वहाँ स्वामी रामदेव जी भी थे उसमें, मैंने उनसे डिमांड की थी कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे आयुर्वेद के मंत्री अलग होने चाहिए, आयुष मंत्री। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहाँ उन्होंने हमको, हमारा पहले जो हमारे मंत्री थे श्रीपद नायक जी को बनाया, जो कि बहुत हमारा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर महासम्मेलन ने प्रधानमंत्री जी से ये मांग की कि हमारा जो सचिव है वो एक आयुर्वेद का टेक्निकल हो। और मुझे बड़ा गर्व है कि महासम्मेलन के प्रयासों से हमारे जो अभी सचिव हैं, इतने निष्ठावान, इतने अच्छे चिकित्सक, बहुत ईमानदार और कर्मठ, क्योंकि पहले जामनगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे और हमारे आयुष सचिव भी हैं। और उनके आने से विभाग में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत काम हो रहा है, चाहे वो देश में है चाहे विश्व में है। तो मैं उनका बहुत, आयुर्वेद समाज बहुत रीडिंग है हमारे प्रधानमंत्री का, उन्होंने अच्छे ऐसे सचिव दिए। मैं चाहूँगा कि वो निरंतर इस पोस्ट पे रहें ताकि एक अच्छा काम हो। तो ये सारे चित्र मैं इसलिए बता रहा हूँ कि महासम्मेलन का काम ना कि महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश और विश्व में है। आज आयुर्वेद पूरे विश्व में गया तो उसमें महासम्मेलन का, पूज्य पिताजी का, वैद्य लोगों का और विशेष करके महर्षि जी का योगदान। आज आयुर्वेद जो ये स्वरूप जितना नज़र आ रहा है, चाहे वो हमारा विभाग है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है, या दिल्ली के अंदर ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल है, या मेडिसिन बैंक बोर्ड है, या हमारे विभाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब महासम्मेलन के प्रयास से हुआ। और आपने पीछे भी देखा होगा कि अभी 12 लोगों पर डाक टिकट जारी किया गया। उसमें पूज्य पिताजी के ऊपर भी डाक टिकट था, आयुर्वेद के लोगों पर, होम्योपैथी के लोगों पर, योग पर, होम्योपैथी के लोग भी थे, योग के लोग भी थे, यूनानी के लोग भी थे। तो यह भी महासम्मेलन का प्रयास था, एक बहुत कार्य था, जिससे कि देश के अंदर ऐसे विद्वानों को जो पिछले 100 वर्ष में आयुर्वेद के या आयुष के विद्वानों को डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ी
एक ऐसी उपलब्धि है कि 12 टिकटें इकट्ठी शायद पहली दफ़ा जारी हुई। तो महासम्मेलन के प्रयास से पहले भी एक हमने टिकट जारी करवाई थी, 4 टिकटें जो कि मेडिसिन प्लांट बोर्ड पे थी। उसमें अशुगंध था, तुलसी थी, हल्दी थी, जब 4 हमारी टिकट पहले भी हम महासम्मेलन के प्रयास से जारी करवा चुके हैं विभाग से। उस वक्त मैं स्पेशलिस्ट कमेटी का मेंबर इसलिए बना था। एक और बताता हूँ महासम्मेलन का प्रयास, बनारस हिंदू जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने भारत रत्न स्थापित की, जहाँ की आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक सेंटर है। किसी भी कारणवश जिस कॉलेज शुरू गया था वो वहाँ अंडर ग्रेजुएट बंद हो गया, 40 साल से वो बंद था। वहाँ के लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो इंटरनल लोग थे जो वहाँ सिर्फ पीजी चला रहे थे, क्योंकि अपने आप को इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का हिस्सा कहते थे और उनको शायद उनको थोड़ी हीन भावना लगती थी कि वो आयुर्वेद फैकल्टी के आदमी है या आयुर्वेद के आदमी है, वो वहाँ पे यूजी चलना नहीं देना चाहते थे। लेकिन मैं सिर्फ इसी कार्य के लिए, चाहे 2002 की बात होगी या 2001 की बात होगी, मैं वहाँ की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसलर बना और पहली या दूसरी मीटिंग में मैंने वहाँ पास कराया कि यहाँ यूजी शुरू किया जाना चाहिए। तब वाइस चांसलर से माधुरी जी थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ भारत में मंत्री थे, HRD मिनिस्टर थे। उनके आशीर्वाद से माधुरी जी के प्रयास से पहले ही वर्ष में हमने वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुरू किया, जो आज बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो यह भी महासम्मेलन का प्रयास था कि BHU जैसी संस्था में 40 वर्ष से जो UG बंद था और जो कि वहाँ पे लोग खुद फैकल्टी नहीं चाहती थी, हमने उसको शुरू करवाया महासम्मेलन के प्रयास से। फिर हमने ये भी पास किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये इससे अलग हो, वो तब हमने पास किया जो कि अभी तक नहीं हो पाया। तो मैं तो चाहूँगा कि हम लोग प्रयास करें कि उसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाएं BHU में। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो मैं श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी को याद करता हूँ, हमारे गुरुवर तुल्य, पिताजी के सहयोगी, मित्तल आयुर्वेद कॉलेज के संस्थापकों में से थे। महासम्मेलन में उन्होंने बहुत काम किया, महासम्मेलन के अध्यक्ष के नाते भी। और हमने प्रयास किया था कि महाराष्ट्र के अंदर आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी अलग, किसी हद तक हम सफल थे। श्री राम शर्मा जी ने अनेक मुख्यमंत्रियों से प्रयास किया था। शरद पवार जी केंद्र में तब थे, मैंने उनसे चर्चा की थी चिकित्सक के नाते भी कि हमको महाराष्ट्र के अंदर अलग से आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनानी है। उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग बुलाई, मैं उनके घर गया। उस वक्त अब्दुल वहीद महाराष्ट्र के डायरेक्टर होते थे, उनको बुलाया, सारी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, वहाँ के सेक्रेटरीज, बड़ी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी। तब हमने प्रयास किया था कि महाराष्ट्र के अंदर आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी एक अलग से बनाई जाए, जो कि अभी तक बन नहीं पाई है। तो अभी बड़ा अच्छा मौका है कि मैं महाराष्ट्र के सब लोगों से, हम महासम्मेलन से भी प्रयास करेंगे। जिस प्रकार हमने पंजाब के अंदर आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, जोधपुर के अंदर आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनी, जो कि विशेष करके आज श्रद्धेय श्री राम शर्मा जी के प्रयासों से, और अभी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के गहलोत जी, यह भी महासम्मेलन का प्रयास था कि वहाँ आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनी। पंजाब में आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी बनी है, ये भी महासम्मेलन का प्रयास है। तो ये सारा प्रयास महासम्मेलन का एक, आज जो पूरे देश के अंदर आप आयुर्वेद का जो स्वरूप देखते हैं, ये सब महासम्मेलन का प्रयास से है। मुझे खुशी है कि आज अनेक संस्थाएं देश के अंदर काम कर रही हैं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं वो आयुर्वेद के लिए काम कर रही हैं। चाहे वो कोई भी संस्था, कोई नाम हो, चाहे वो नस्सा हो, चाहे वो विश्व आयुर्वेद है, चाहे वो आरोग्य भारती है, सेवा भारती है, जो भी लोग हैं सब आयुर्वेद के लोग हैं। हम सब आयुर्वेद के काज के लिए काम कर रहे हैं। किसी को किसी से मतलब स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। महासम्मेलन एक बड़ा वृक्ष है जो सबके साथ सहयोग करता है, सबके साथ लेके चलता है। और हमारा ध्येय सिर्फ यही है कि हमको, हमारे जो नए विद्यार्थी आप लोग जो सब सुन रहे हैं, सब लोग जो हैं, आप आयुर्वेद का ज्ञान लें, आयुर्वेद की चिकित्सा करें और आप गर्व से महसूस करें कि आप महासम्मेलन के सदस्य हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, पूरे ना कि महाराष्ट्र से, पूरे देश से, पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। अनेक विश्व की संस्थाओं के साथ महासम्मेलन का MOU भी हुआ कि हम वहाँ उनके साथ कर रहे हैं। अनेक डॉक्टर्स वहाँ आते हैं। महासम्मेलन एक बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, बरगद का पेड़ है, इसकी अनेक शाखाएँ हैं। हमारे देश के तकरीबन
20, 21 या 22 प्रदेशों में हमारी शाखाएं हैं जो बहुत काम कर रही हैं। बॉम्बे की शाखा है, नागपुर की है, महाराष्ट्र की, दिल्ली की अंदर बस्ती राज्यसभा है, वो जो कि शायद महासम्मेलन से भी पुरानी है। इस प्रकार सबसे पहली जो एक मैगजीन निकली आयुर्वेद की, वो महासम्मेलन के उससे निकली। देखिए बहुत बड़ी बात है, जबकि कोई साइंटिफिक मैगजीन मेडिकल जर्नल नहीं निकलता था तब आज से शायद 120-25 साल या शायद और भी पहले। तो महासम्मेलन का बहुत बड़ा योगदान आयुर्वेद के लिए, देश और विश्व के लिए, और महासम्मेलन के अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का मौका मिला। महासम्मेलन का किसी वक्त स्वरूप ये भी था कि बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। जब मैं महासम्मेलन का मंत्री बना, प्रधानमंत्री बना, फिर जब अध्यक्ष बना 98 का जब महासम्मेलन का फंक्शन हुआ विज्ञान भवन में दिल्ली में, अगर आपने नाम सुना हो, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया, जहां मैं अध्यक्ष बना। अनेक केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के अनेक केंद्रीय मंत्री उसमें उपस्थित हुए थे और एक अभूतपूर्व फंक्शन था। और शायद ही ऐसा कुछ हो कि 3 घंटे प्रधानमंत्री उसमें रहे, 3 घंटे 13 मिनट 3.25 घंटे। ये बड़ा अभूतपूर्व था और उससे बड़ा प्रभाव हुआ। महासम्मेलन के प्रयासों से सब संभव हो पाया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अब जब जितने भी नए लोग महासम्मेलन के साथ जुड़ते हैं, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप महासम्मेलन के सदस्य हैं। महासम्मेलन निरंतर प्रयास करता रहता है और महासम्मेलन को शक्ति मिलती है प्रदेशों से। प्रदेश हमारे एक्टिव होंगे, वो हमारे सफल होंगे, तो महासम्मेलन केंद्र सफल होता है। केंद्र से जितना हम कर सकते हैं महासम्मेलन से वो प्रयास करते हैं। हमारे प्रदेश की जो शाखाएँ हैं उनका कर्तव्य है कि स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। और भी बहुत सारी चीज़ें शायद मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, मैं इस वक्त भूल भी सकता हूँ, तो कार्य महासम्मेलन ने की है, तो शायद नज़र नहीं आ रहे होंगे जो हमने कर चुके हैं, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो। मैं ये प्रचार की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप महासम्मेलन के साथ जुड़ रहे हैं, नए लोगों को जोड़ें, कॉलेज वालों को जोड़ें, और ताकि आप लोगों को गर्व हो कि हम महासम्मेलन के सदस्य हैं। वो महासम्मेलन जिसने कि आयुर्वेद की शिक्षा इंडिया में उन्होंने बढ़ाई, रिसर्च को उन्होंने शुरू किया, चाहे वो जितने भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई वो महासम्मेलन के प्रयास से हुई। इवन आज़ादी से पहले भी जो जब लाहौर में भी होता था महासम्मेलन, तब भी वहाँ से हमारे लोग वहाँ से जुड़े रहते थे। और अनेक देशों में महासम्मेलन के सदस्य हैं, अनेक देशों में, चाहे पाकिस्तान की बात हो, या फिर बांग्लादेश की बात है, नेपाल की बात है, श्रीलंका की बात है, अनेक यूरोप में भी हैं जो हमारे महासम्मेलन के सदस्य हैं। इसलिए मुझे गर्व है कि मैं आज आपके साथ जुड़ा। मैं विशेष करके धन्यवाद करता हूँ रामदास जी का, जो कि बहुत एक्टिव हमारे महासम्मेलन के अध्यक्ष हैं वहाँ के, और निरंतर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, आयुर्वेद के चिकित्सक के नाते, आयुर्वेद के टीचर के नाते, आयुर्वेद के रिसर्च के नाते। आज हमारी रिसर्च काउंसिल्स, आज हमारी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन जो नई बनी है, उसके जो अध्यक्ष बने हैं, बाकी लोग हैं, वो अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। और विशेष करके हमारा मंत्रालय, हमारे जो मंत्री जी हैं श्रीपद नायक जी, उनकी रुचि, हमारे सचिव, उनकी बहुत रुचि है कोटेचा जी की। और मैं और आपको यहाँ कहना चाहूँगा, हमारे जो एडवाइज़र हैं मनोज नेसरी जी, जो भाग्य से मैं कहना चाहूँगा महाराष्ट्र से हैं, बॉम्बे पूना से हैं, बहुत अच्छे विद्वान, अच्छे चिकित्सक भी हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। उनकी बहुत रुचि को बहुत आयुर्वेद में बहुत समय देते हैं। उनकी जो और तनुजा नेसरी जी हैं, वो आयुर्वेद की हमारी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उसके डायरेक्टर भी हैं, वो बहुत रुचि लेती है, वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही हैं। तो ये सारा एक संयोग है। और सबसे ज़्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की बहुत रुचि, वो अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम में किस प्रकार उन्होंने कितनी दफ़ा आयुर्वेद का नाम लिया, आयुर्वेद के बारे में बोला, कि किस प्रकार जो हमने एडवाइजर जारी किया उसको पूरे देश, पूरे विश्व के लिए लोग उसको मान रहे हैं। अनेक सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेज उसको हो रही हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत जिसका कि लोगों को देश में, पूरे विश्व में फ़ायदा हो रहा है। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ जुड़ा, अपने विचार को शेयर किए। कुछ अन्यथा कुछ कहा होगा तो उसको आप थोड़ा सा माफ़ी करेंगे, लेकिन आपको निरंतर ऐसे भाव से आयुर्वेद के साथ जुड़ना है कि आपको बाकी चीज़ें अपने आप मिलती हैं। चिकित्सा में पिताजी ने कहा कि आपने कभी फीस नहीं लेनी, ना उन्होंने कभी ली, किसी
मरीज से फीस ली, लेकिन जो कुछ मरीज से मिलता है उससे हमको इतना मिला कि हमको उससे ज़्यादा सब कुछ भगवान ने दिया। आपको यश मिला, कीर्ति मिली, आपको धन मिल रहा है, आपको सब देश में, पूरे विश्व में आप आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, तो ये सब कुछ आयुर्वेद से मिला। अब आपका फर्ज है कि आपने आयुर्वेद जो आपको देश, पूरे विश्व को दे रहा है, तो ये आप सब लोग इस ध्येय से चलें कि आपको आयुर्वेद के माध्यम से पूरे देश और पूरे विश्व को देना है। आज ये महामारी कोविड फैला हुआ है, उसमें हमने महासम्मेलन ने पूरा उसमें योगदान दिया। चाहे वो आर्थिक दृष्टि की बात है, हमने सब कॉलेज वालों को बोला, हमने महासम्मेलन से, हमने अपने निजी धन से, पूरा प्रधानमंत्री कोष में सब कुछ, सब कॉलेज वालों को भी बोला। और चिकित्सा की दृष्टि से हमने जो एडवाइजरीज जारी की हैं उसमें आयुर्वेद महासम्मेलन का विशेष योगदान, चाहे वो एडवाइजरी की बात है या चिकित्सा की बात है, उस सब में हम निरंतर लगे रहते हैं। अपने मंत्री जी के माध्यम से हमारे पीयूष गोयल जी ने उसमें बहुत योगदान दिया। और कुछ केंद्र के अंदर हमने 2-3 बड़ी चीज़ें की, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उसका हमारे के साथ MOU साइन हुआ, वो महासम्मेलन के माध्यम से हुआ। रेलवेज़ के अंदर हमने वहाँ सारे जो 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं रेलवे के, उसके अंदर मान्यता दिलवाई और वहाँ उसकी विंग खोल दी गई, ये महासम्मेलन के प्रयास से हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पहले हमने खुलवाया था, फिर प्रयास कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम में, BSF में, CRPF में, ये महासम्मेलन के प्रयासों से हो रहा है। तो ये सब बहुत कुछ योगदान है महासम्मेलन का। बहुत सारी और अनेक चीज़ें हैं जो मैं बहुत ना कह पाऊँगा, हो सकता भूल भी जाऊँ। ये सारी मिनिस्ट्रीज़ में आज जो कुछ, ये सब महासम्मेलन के प्रयास से हुआ और ये हो रहा है, निरंतर हो रहा है। और हम महासम्मेलन के, मैं अध्यक्ष के नाते और मेंबर के नाते, महासम्मेलन के साधारण सदस्य के नाते, मैं अध्यक्ष हूँ नहीं हूँ उससे विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। हम निरंतर अपने जीवन में जो कुछ कर सकते हैं वैद्य समाज के लिए, वो सबके लिए है। महासम्मेलन सबका है, सब महासम्मेलन के साथ है। जितनी भी संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद के लिए कार्य कर रही हैं, मैं उन सब का कृतज्ञ हूँ कि वो लोग आयुर्वेद के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं और उनको निरंतर एक दूसरे से स्पर्धा न करके एक दूसरे से मिल के काम करें, ताकि आयुर्वेद के माध्यम से देश के अंदर, पूरे विश्व में हम आयुर्वेद कर जाएँ और हम आयुर्वेद के माध्यम से इस देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय धन्यवाद।